क्लास 12th जो हम लोग लेसन आजकल पढ़ रहे हैं वो है परमाणु की संरचना और स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति। इससे पहले वाली वीडियो में बच्चों आप लोगों ने वेव नंबर क्या होता है, कैसे एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, nth लेवल की एनर्जी है तो उसमें क्या फॉर्मूला उसका है, और स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है, इन सब फॉर्मूलों के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पर हम लोग अभी जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो है कि उत्सर्जन और अवशोषण संक्रमण क्या होता है, या उत्तेजन और आयनन विभव क्या होता है। तो पहले हम बात करेंगे उत्तेजन और आयनन विभव के बारे में। बच्चों, हमने यहाँ पर आपको एक एनर्जी लेवल डायग्राम शो किया है। यहाँ पर ये जो लेवल है ये हमारी निम्नतम अवस्था का है, और इस अवस्था में जो इसे शून्य ऊर्जा की अवस्था भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, शून्य ऊर्जा की अवस्था। और इस केस में जो परमाणु होता है उसकी जो ऊर्जा होती है या शून्य होती है। ठीक है, अब इसे शून्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब परमाणु अपनी सामान्य अवस्था में होता है तो उसके नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो न्यूनतम होती है। ठीक है, तो इस समय जो परमाणु की अवस्था होती है वो यह अवस्था मूल अवस्था या निम्नतम अवस्था कहलाती है। ये निम्नतम अवस्था क्या होती है कि जब परमाणु के नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण की स्थित विद्युत ऊर्जा होती है वो न्यूनतम होती है, और ये इसकी मूल अवस्था होती है। और इस समय से उसकी जो ऊर्जा होती है वो शून्य होती है। ठीक, और जो परमाणु होता है वो हमेशा अपनी निम्नतम अवस्था में या मूल अवस्था में होता है। और जब परमाणु को हम बाहर से ऊर्जा देते हैं, मैंने अगर यहाँ से सपोज बाहर से ऊर्जा दी फोटोन के रूप में, मैंने इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को इन पर डाला, तो ये परमाणु क्या करेंगे, उस ऊर्जा को अवशोषित कर लेंगे, और अवशोषित करने के बाद परमाणु अपनी निम्नतम अवस्था को छोड़कर किसी भी हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। ये हमारी शून्य अवस्था है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये हमारी आयनित अवस्था है ना। तो वो अपनी ग्राउंड स्टेट को छोड़कर, निम्नतम अवस्था को छोड़कर किसी भी हायर स्टेट में चला जाता है, तो इस अवस्था को हम बोलते हैं उत्तेजित अवस्था। और यहाँ परमाणु केवल क्या होता है, केवल 10⁻⁸ सेकेंड तक रहता है। मतलब इस लेवल में अगर वो रहेगा, अगर वो n=1 से आपका n=2 में जाता है, तो यहाँ पर वो कितने समय तक रहेगा, 10⁻⁸ सेकेंड तक रहेगा, और उसके बाद फिर से वो अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं उत्तेजित अवस्था। कि परमाणु हमारा कैसा हो गया, एक्साइटेड हो गया, जब अपने लोअर एनर्जी लेवल को छोड़कर या ग्राउंड स्टेट को छोड़कर कहाँ चला गया, हायर स्टेट में चला गया। तो एक ऊर्जा अवस्था से दूसरी ऊर्जा अवस्था में जाना ये क्या कहलाता है, ट्रांजिशन कहलाता है। इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांजिशन, या हिंदी में बोलते हैं इसको हम संक्रमण। ठीक, अब जैसे कि यह 1 से 2 में गया है ना, सॉरी 0 एनर्जी लेवल से वो 1 में गया, फिर 0 से 2 में गया। तो 1 या 2 में जाने ये क्या शो कर रहा है कि हमारा जो परमाणु है वो हमारा क्या हुआ कि n=1 से n=2 या 3 स्टेट में हमारा चला गया। अब जब वो यहाँ से यहाँ पर जाएगा तो आप ही देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एनर्जीज लिखी हुई हैं। तो इस एनर्जी लेवल में जाने के लिए इसे 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में परमाणु क्या करेगा, बाहर से इतनी एनर्जी को अवशोषित करेगा। अगर वो सेकंड एनर्जी लेवल में जाता है तो उसको इतनी एनर्जी कम से कम चाहिए, तभी वो इस एनर्जी लेवल में आ पाएगा, इतनी ऊर्जा को अवशोषित करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन हम किसी इलेक्ट्रॉन को हम परमाणु के ऊपर डालते हैं, जो फ्रैंक और लैंड से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने ये जो एनर्जी लेवल मैंने दिखा ये पारे के परमाणु के लिए दिखाया है। तो उन्होंने क्या किया था, एक वैक्यूम ट्यूब ली थी और उस वैक्यूम ट्यूब में उन्होंने पारा भरा, और जब फिलामेंट को गर्म किया तो फिलामेंट को गर्म करने से इलेक्ट्रॉन, अलग अलग एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकलने लगे और वो पारे के परमाणुओं से टकराने लगे। तो उन्होंने ये देखा कि जो पारे का परमाणु होता है वो सभी ऊर्जाओं को अवशोषित नहीं करता। सपोज ये पारे का परमाणु है और इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन हमने डाला, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर 7.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये जो पारे का परमाणु है वो क्या करेगा, या तो वो 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को अवशोषित करेगा, और बाकी बची एनर्जी क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो बाकी बची एनर्जी जो होगी वो इस पारे के परमाणु को गतिज ऊर्जा देने में खर्च हो जाएगी। ठीक, या फिर वो 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एब्जॉर्व करेगा। और शेष एनर्जी क्या होगी, उसको गतिज ऊर्जा देने में खर्च होगी।
या फिर वो कोई एनर्जी लेगा ही नहीं, ये इलेक्ट्रॉन हमारा ऐसे ही निकल जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन हम परमाणुओं के ऊपर डालें वो अवशोषित हो, और अवशोषित अगर होंगे तो एक फिक्स अमाउंट में अवशोषित होंगे। इसका मतलब ये हुआ जो परमाणु होते हैं उनकी ऊर्जा के कुछ निश्चित मान ही होते हैं, इसीलिए इन ऊर्जा अवस्थाओं को हम डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स कहते हैं। प्लैंक की थ्योरी क्या थी? प्लैंक की थ्योरी ये थी बच्चों कि जो विकिरण ऊर्जा होती है या तो अवशोषित होती है या उत्सर्जित होती है, वो ऊर्जा के पैकेट्स, छोटे पैकेट्स के रूप में होती है, और एक उस ऊर्जा के पैकेट को हम फोटोन कहते हैं। और जो एक फोटोन की जो एनर्जी होती है, जो एक फोटोन की ऊर्जा होती है, वो होती है हमारी h न्यू, है ना। तो जो जब किसी पदार्थ पर आप क्या करते हो, ऊर्जा को डालते हो, ऊर्जा की मात्रा को डालते हो, तो ये ऊर्जा की मात्रा इसकी पूर्ण गुणज होगी, मतलब या तो h न्यू होगी या 2h न्यू होगी या 3h न्यू होगी। इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो पदार्थ होगा वो इन ऊर्जाओं की मात्राओं को या तो वो उत्सर्जित करेगा या अवशोषित करेगा, इनके बीच में कुछ नहीं होगा, है ना। अगर आपने 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को डाला था तो वो h न्यू 2h न्यू 3h न्यू इनके बराबर वो एनर्जी को अवशोषित या उत्सर्जित करेगा। इसीलिए जो प्रकाश का उत्सर्जन या अवशोषण जो होता है वो पदार्थ के परमाणुओं के द्वारा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक पदार्थ में कुछ फिक्स एनर्जी लेवल्स होते हैं, मतलब उनकी जो एनर्जी लेवल्स जो होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है फिक्स होती है, कुछ निश्चित सुनिश्चित ऊर्जा अवस्थाएं होती हैं, और इन्हीं को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। और ये आपका क्या है, एनर्जी लेवल डायग्राम। ये क्या है हमारा, एनर्जी लेवल डायग्राम। ये क्या शो कर रहा है कि हर परमाणु की क्या है कि कुछ सुनिश्चित ऊर्जा स्तर होते हैं, ठीक है। जो परमाणु होते हैं वो कुछ सुनिश्चित ऊर्जाओं को ही अवशोषित करते हैं या निकालते हैं, ठीक। अब आपने यहाँ पर देखा कि आप ये एक एनर्जी लेवल और देख लो 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब परमाणु हमारा ऊर्जा को अवशोषित करके अंतिम स्टेट में चला जाएगा तो ये इसकी आयनन की अवस्था कहलाएगी, मतलब जो परमाणु है वो हमारा वो क्या होगा, आयनित हो जाएगा, ठीक है। आयनित मतलब उससे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारा बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो ये हमारी ये जो स्टेट है वो हमारी आयनित अवस्था कहलाती है। तो इस प्रकार से उत्तेजित और आयन बच्चों को आप लोगों को समझ में आएगा। जब परमाणु को बाहर से हम इतनी ऊर्जा दे देते हैं कि उस परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन अपने निम्नतम अवस्था को छोड़कर कहाँ चला जाता है, परमाणु से बाहर चला जाता है, तो ये अवस्था क्या कहलाती है, आयनित अवस्था कहलाती है। इसको हमने किससे दिखा है, डॉट से दिखा है। ये क्या शो कर रहा है, आयनित अवस्था को शो कर रहा है, ये हमारी आयनित अवस्था है, ठीक है। तो उत्तेजन और आयनन विभव बच्चों क्या होता है, यहीं से हम निकाल सकते हैं। अब हमने क्या किया था, हाइड्रोजन के परमाणु के ऊपर इलेक्ट्रॉन को डाला था, तो इस इलेक्ट्रॉन को मुझे क्या करना पड़ेगा, त्वरित करना पड़ेगा। उसको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि इसको टकराकर कि जब वो पारे के परमाणु से टकराए तो या तो वो उत्तेजित करे या उसको आयनित करे। तो इसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जब हम इसको क्या करेंगे, ऊँचे विभवांतर द्वारा इसको हम क्या करेंगे, त्वरित करेंगे, ठीक है। तो जब परमाणु को ऊंचे विभवांतर द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन से टकराकर हम क्या कर सकते हैं, आयनित और उत्तेजित कर सकते हैं। तो उत्तेजन विभव क्या होता है बच्चों, पहले इसकी परिभाषा लिख लीजिए आप। उत्तेजन विभव क्या होता है, उत्तेजन विभव कि वह न्यूनतम त्वरक विभव, वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे कि वह इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से टकराकर उसे उत्तेजित कर सके, परमाणु का उत्तेजन विभव कहलाता है, ठीक। और आयनन विभव क्या होता है बच्चों, आयनन विभव
वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे कि वह इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से टकराकर उसे आयनित कर सके, परमाणु का आयनन विभव कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम जो इलेक्ट्रॉन है हमारे, जिनकी हमें किसी परमाणु पर बम्बार्डमेंट करनी है और अगर उनको हम ऊंचे विभवांतर से पार करके इस तरह से त्वरित करें कि वो इतनी ऊर्जा उनके पास आ जाए कि वो परमाणु को आयनित या क्या कर सके, उत्तेजित कर सके, तो उसका आयनन विभव या उत्तेजन विभव कहलाएगा। जैसे कि इस डायग्राम में जो पारे के परमाणु का प्रथम उत्तेजन विभव, मतलब इसको अगर हमें ये एनर्जी 0 वाले से 1 में लेकर आना है तो प्रथम उत्तेजन विभव क्या होगा हमारा 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक, और अगर आयनित करना है तो क्या होगा 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विभव उसका होगा आयनन विभव। ठीक, अब आयनन ऊर्जा और आयनन विभव क्या होगा वो कैसे निकालेंगे बच्चों। जो आयनन ऊर्जा है वो हमारी क्या होगी, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा एवं विभव। ये कैसे निकाला जाएगा, आप लोग को पता है बच्चों की जो एनवी कक्षा की जो ऊर्जा होती है माइनस का 13.6 अपॉन n² होती है, ये सबको पता है। ठीक, अब हमें क्या करना है कि हमें आयनित करना है, मतलब उसको इन्फाइनाइट लेवल पे ले जाना है, तो ई इन्फाइनाइट हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 13.6 अपॉन इन्फाइनाइट यानी कि 0। ठीक है, तो अगर हम इसको निम्नतम अवस्था यानी कि n = 1 से में जो ऊर्जा होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, जो E1 की वैल्यू होगी वो हमारी माइनस का 13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर यानी कि माइनस का 13.6 होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो न्यूनतम 1 से अनंत तक ले जाने में कितनी ऊर्जा की हमें आवश्यकता होगी, अगर इन दोनों का अंतर लिया जाए तो ये हो गया हमारा इनफाइनाइट माइनस E1 यानी कि 0 माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम किसी परमाणु को जो है इतनी ऊर्जा बाहर से दे दें, कैसे देंगे, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाकर, यानी कि उस इलेक्ट्रॉन को हमें इतनी एनर्जी कम से कम देनी पड़ेगी, है ना। तो जो परमाणु होगा वो हमारा क्या होगा, आयनित अवस्था में पहुंच जाएगा और यह वायु ऊर्जा क्या कहलाएगी, उस परमाणु की, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा। ये क्या है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा है, आयनन ऊर्जा। क्योंकि अब हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन परमाणु का वो अपनी कक्षा को छोड़कर क्या हो जाएगा, बाहर जाएगा। और इस ऊर्जा को देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रॉन है उनको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर त्वरित करना होगा, है ना। तो ये क्या है, उसका आयनन विभव है। ये क्या है, इसका आयनन विभव। ठीक, जो ऊर्जा होगी, जो आयनन ऊर्जा होगी वो क्या होगी, (13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। और यही ऊर्जा देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रॉन है उनको 13.6 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर त्वरित करना होगा। यही विभव क्या होगा, ये जो 13.6 वोल्ट ये जो विभव है ये हमारा क्या होगा, आयनन विभव होगा। क्योंकि इस विभव पर आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन को त्वरित करोगे, तभी उसके पास क्या होगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसको मिलेगी। इस वोल्ट के बीच में से अगर आप इलेक्ट्रॉन को पास करोगे तभी वो इतनी एनर्जी को वो कर पाएगा, अवशोषित कर पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारी आयनन ऊर्जा और ये हो गया हमारा आयनन विभव। अब इसके बाद बच्चों आता है कि उत्सर्जन और अवशोषण संक्रमण क्या होता है, ये देख लीजिए आप।
कि पहले हम सबसे पहले उत्सर्जन संक्रमण लेके चलते हैं कि उत्सर्जन संक्रमण क्या होता है। यहाँ पर मैंने एनर्जी लेवल्स लिए 1 2 3 4 है। ये हमारा निम्नतम ऊर्जा स्तर है। यहाँ इसकी एनर्जी क्या है 0 है, इसकी 4.6 है और ये 6.67 8.80 ये पारे के लिए हमने लिया है। ठीक है। और आप लोग को पता है कि परमाणु के अंदर क्या होता है, कुछ फिक्स एनर्जी के ही एनर्जी लेवल्स हमारे होते हैं, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं। ये एनर्जी लेवल डायग्राम को यहाँ दिखाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों कि सबसे पहले जो परमाणु होता है वो हमारा क्या होता है, मैं इससे पहले भी आपको बता चुकी हूँ, हमेशा निम्नतम ऊर्जा अवस्था में वो होता है। और जब बाहर से उसको ऊर्जा मिलती है तो वो कहाँ चला जाता है, हाई एनर्जी लेवल में चला जाता है। आप लोगों ने भी ये देखा। अब जब वो हायर से लोअर में आता है तो हायर से लोअर में आते समय वो इन ऊर्जाओं के अंतर के बराबर क्या करता है, प्रकाश को उत्सर्जित करता है फोटोन्स के रूप में, है ना। तो उन तरंगों की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी उसे हम निकाल सकते हैं इन ऊर्जाओं के अंतर के बराबर फोटोन को लेकर। जब वो परमाणु हाई एनर्जी लेवल में जाता है तो वहाँ पर वो क्या कहलाता है, खाली 10⁻⁸ सेकंड तक ही रहता है। और जब वो अपनी उत्तेजित अवस्था से निम्न अवस्था में लौट कर आता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हायर से एकदम लोअर में ही आए, वो अन्य निम्न अवस्थाओं से होकर भी आ सकता है। जैसे कि ये जो यहाँ पर परमाणु में, वो ज़रूरी नहीं कि यहाँ से सीधे निम्न वाले में ही जाए, वो 4 से 3 में भी आ सकता है, वो 4 से 2 में भी आ सकता है और वो 4 से 1 में भी जा सकता है। तो जब परमाणु हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जाता है तो ज़रूरी नहीं है निम्नतम अवस्था में ही हुआ है, वो अन्य निचले स्तरों से होकर भी नीचे आ सकता है। ठीक। तो इस तरीके से जो प्रकाश, जो प्रत्येक संक्रमण में क्या होगा, एक निश्चित तरंगदैर्घ्य का प्रकाश हमारा क्या होगा, उत्सर्जित होगा और उसकी तरंगदैर्घ्य को फोटोन के रूप में, और ये फोटोन के रूप में प्रकाश उत्सर्जित होगा। इसकी तरंगदैर्घ्य को हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए फॉर्मूला बच्चों आप लोगों ने देखा था। जैसे कि यहाँ डेल्टा ई किसके बराबर होता है, एच न्यू के बराबर। डेल्टा ई क्या होगा, अगर ये 4 से 3 में आ रहा तो इन दोनों की ऊर्जाओं का अंतर, अगर ये 4 से 2 में आ रहा तो इन दोनों की ऊर्जाओं का अंतर। सपोज अगर तुम्हारा जो परमाणु था वो 1 से 3 में पहुंचा तो या तो वो 3 से 2 में आएगा या 3 से सीधे 1 में आएगा, तो इन दोनों की ऊर्जाओं का अंतर हमारा डेल्टा ई के बराबर हो जाएगा। तो अब इसके बाद यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, तरंगदैर्घ्य निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ ये डेल्टा ई बराबर हो जाएगा एच सी अपॉन न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लेमडा। तो लेमडा बराबर हो जाएगा एच सी अपॉन डेल्टा ई। एच प्लैंक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.6 × 10⁻⁻34 और जो सी है इसकी वैल्यू फिक्स होती है 3 × 10⁸ अपॉन डेल्टा ई। ठीक। और अगर मुझे इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको मुझे अगर मीटर में एंगस्ट्रॉम में अगर मीटर में पहले कन्वर्ट करना है, मीटर एंगस्ट्रॉम में, तो मुझे इसे 1.6 × 10⁻⁻19 तो ये जूल में हो जाएगा। इसके बाद इसे मीटर में हो जाएगा और इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए हम 10⁻10 से और वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में आ गया। और जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो जो लैम्डा की वैल्यू वो हमारी आएगी 12375 अपॉन डेल्टा ई। ये हो गया एंगस्ट्रॉम में आंसर हमारा। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको डेल्टा ई पता हो तो आप डायरेक्ट किस तरंगदैर्घ्य का विकिरण उत्सर्जित होगा वो आप निकाल सकते हैं। जैसे कि सपोज़ मुझे अगर यहाँ पर निकालना है कि हमारा जो परमाणु है वो कहाँ से जा रहा है, 3 से 2 में आ रहा है, तो ये चौथे वाले की निकाला हमने, 3 से 2 में आ रहा है, तो हम इनकी ऊर्जाओं का अंतर निकाल लेंगे। तो यहाँ से जो डेल्टा ई होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा ई बराबर 6.67 - 4.86 माइनस करोगे जब आप इसको तो ये हो जाएगा हमारा 1.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक। इस वैल्यू को आप यहाँ पर रख दीजिए। जब आप यहाँ पर रखेंगे इसको तो यहाँ से लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 12375 अपॉन 1.81। जब सॉल्व करोगे तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 6837 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बच्चों कि कॉरस्पॉन्डिंग तरंगदैर्घ्य को हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। और क्योंकि परमाणुओं की ऊर्जा अवस्थाएं निश्चित होती हैं इसलिए निश्चित तरंगदैर्घ्य की ही रेखाएं हमको क्या मिलती, स्पेक्ट्रम में मिलती हैं। जब हम इसके स्पेक्ट्रम को देखते हैं क्योंकि यहाँ इसकी एनर्जी फिक्स है, इसकी फिक्स है, इसकी फिक्स है, इसकी फिक्स है, तो जब परमाणु हमारा क्या होगा, यहाँ से यहाँ आएगा, जब या यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या होगा, कुछ निश्चित तरंगदैर्घ्य की रेखाएं ही हमको
मिलेंगी स्पेक्ट्रम में। ठीक है, तो इन स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्यों को देखकर हम ये पता कर सकते हैं कि ये जो रेखाएं हैं ये किस तत्व की हैं। उस तत्व को पहचाना जा सकता है स्पेक्ट्रम में रेखाओं की तरंगदैर्घ्य को देखकर। अब आप लोग बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्सर्जन संक्रमण में जब यहाँ पर 3 एनर्जी लेवल लिए हैं तो 3 ऊर्जा स्तरों के लिए आपको टोटल कितने संक्रमण मिले? 1 2 3 4 5 6। तो 3 ऊर्जा स्तरों के लिए उत्सर्जन संक्रमणों की संख्या हमारी यहाँ पर 6 है। और इन्हीं 3 ऊर्जा स्तरों के लिए जो अवशोषण संक्रमण होंगे वो हमारे कम होंगे। कैसे? ये हमने यहाँ पर दिखाया है बच्चों। अब ये अवशोषण संक्रमण क्या होता है? जैसे कि आपने देखा कि परमाणु केवल प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता, जब उसको उपयुक्त ऊर्जा के फोटोन मिलते हैं तो वो उन्हें अवशोषित भी कर लेता है ना। और श्वेत प्रकाश के अंदर क्या होता है कि सभी ऊर्जाओं के फोटोन हमारे होते हैं। तो जब हम किसी पदार्थ पर श्वेत प्रकाश डालते हैं तो पदार्थ क्या करता है, उन ऊर्जाओं के फोटोन्स को अवशोषित कर लेता है, जिनसे वे ग्राउंड स्टेट से क्या हायर स्टेट में जा सके। अगर किसी पदार्थ पर मैंने क्या किया, श्वेत प्रकाश डाला, तो ये पदार्थ क्या करेगा, हायर से लोअर से हायर में जाने के लिए कुछ निश्चित ऊर्जाओं के फोटोन्स को अवशोषित कर लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई हमारा परमाणु ग्राउंड स्टेट में है तो ऊर्जा को अवशोषित करके या तो पहली स्टेट में जाएगा या दूसरी में जाएगा या तीसरी में जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये इसका मतलब ये हुआ कि पदार्थ से निकलने वाले प्रकाश में जब इससे जब श्वेत प्रकाश जो बाहर निकलेगा तो उसके अंदर इन ऊर्जाओं के इन तरंगदैर्घ्यों के करस्पॉन्डिंग हमको स्पेक्ट्रम नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये तो क्या हो गए, अवशोषित हो गए। जिस एनर्जी को वो अवशोषित कर लेगा पदार्थ हमारा, तो जब श्वेत प्रकाश आपका बाहर निकलेगा उस पदार्थ से तो उसके अंदर उस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग तरंगदैर्घ्य वाली रेखाएं नहीं होंगी, है ना, वो एब्सेंट हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि 3 ऊर्जा स्तरों के लिए हमको अवशोषण संक्रमण कितने मिले, 3 मिले, या तो 0 से 1 में जाएगा या 2 में या 3 में। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि दिए गए ऊर्जा स्तरों के बीच उत्सर्जन संक्रमणों की संख्या अवशोषण संक्रमणों से क्या होती है, हमेशा ज़्यादा होती है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि कुछ दिए गए ऊर्जा स्तरों के बीच उत्सर्जन संक्रमणों की संख्या अवशोषण संक्रमणों की संख्या से अधिक होती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु प्रकाश का केवल उत्सर्जन नहीं करता बल्कि उपयुक्त ऊर्जा के फोटो इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या करता है, अवशोषित भी कर लेता है। अब क्योंकि अब इसमें खाली 3 ही क्यों है, क्योंकि अवशोषण संक्रमण हमेशा क्या होता है, ग्राउंड लेवल से शुरू होता है, निम्नतम ऊर्जा स्तर से शुरू होता है, और कहाँ पर जाएगा, किसी हाई एनर्जी लेवल पर जाएगा, या तो 1 पर जाएगा या 2 पर जाएगा या 3 पर जाएगा। लेकिन जो उत्सर्जन संक्रमण होता है वो हायर एनर्जी लेवल से शुरू होता है। जब ये हायर से शुरू होगा तो अपने नीचे वाले किसी भी ऊर्जा स्तर पर वो ख़त्म हो सकता है। ज़रूरी नहीं है एकदम ग्राउंड स्टेट में ही जाए, वो चौथी से तीसरी में भी सकता है, चौथी से दूसरी एनर्जी लेवल में आ सकता है, वो 4 से पहले एनर्जी लेवल में भी सकता है, या तीसरे से दूसरे में भी आ सकता है। तो इसीलिए जो उत्सर्जन संक्रमण होते हैं पॉसिबल, वो उत्सर्जन संक्रमण हमारे खाली 6 होते हैं, और जो अवशोषण संक्रमण होते हैं वो 3 होते हैं। अब इसके बाद बच्चों हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। इसमें मैंने ये दिखाया है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ये सीरीज़ है, हमें इसमें 6 सीरीज़ मिलती हैं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को। है अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बच्चों क्या होता है, जो बामर थे, बामर ने स्पेक्ट्रम को, उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में खोज की, तो उन्होंने ये देखा कि स्पेक्ट्रम में काली पृष्ठभूमि पर बहुत सी चमकीली रेखाएं उनको मिली, जैसे कि इसमें डायग्राम आपका दिया गया है। तो इन्होंने बामर ने देखा, इसमें ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर सीरीज़ है। इसमें ये जो रेखाएं यहाँ पे देख सकते हो उनकी क्या विशेषता है कि एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ जाने पर
एक तो इनकी चमक धीरे धीरे कम हो रही है, आप देख लीजिए ज़्यादा डार्क है, फिर ये कम हुई, फिर और कम हुई, फिर और कम हुई, और दूसरे इनके बीच की दूरी भी क्या हो रही है, धीरे धीरे घटती जा रही है। तो इस प्रकार से ये सारी जो रेखाएं थी एक बामर श्रेणी की सदस्य पाई गई, क्योंकि बामर ने इनकी खोज की इसलिए इसको बामर श्रेणी नाम दिया गया। तो ये बाद में जब खोज हुई आगे तो ये माना गया कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में खाली बामर सीरीज़ ना होकर और भी कई सारी सीरीज़ हो सकती हैं जो पाई जाती हैं। तो इन सब सीरीज़ के बारे में भी जब आगे खोज हुई तो पता किया गया। तो ये सीरीज़ कैसे बनती है बच्चों, कि जब कोई परमाणु हमारा दिया गया है आपको यहाँ पर, कि जब कोई परमाणु किसी प्रकार जब बाहर से ऊर्जा मिलती है तो वो अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर से हायर ऊर्जा स्तर में चला जाता है, और यहाँ पर वो क्या हुआ, खाली 10⁻⁸ सेकंड तक रहेगा। उसके बाद वो सीधे निम्न ऊर्जा स्तरों से होता हुआ, तो यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, निम्न ऊर्जा स्तरों से होता हुआ क्या होगा, अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर में वापस आता है। तो जब वो अपने हायर एनर्जी लेवल से लोअर में आता है तो वापस लौटते समय वो प्रकाश का उत्सर्जन करता है। तो ये जो प्रकाश का उत्सर्जन होता है तो इसी के करस्पॉन्डिंग हमको क्या मिलती है, अलग अलग तरंगदैर्घ्य की अलग अलग सीरीज़ में क्या मिलती है, रेखाएँ मिलती हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में लाइमिन श्रेणी के बारे में बात करेंगे। लाइमिन श्रेणी क्या होती है, तो इससे पहले आप डेरिवेशन देख लीजिए। अच्छा, लाइमिन श्रेणी क्या होती है बच्चों, कि जब हमारा परमाणु क्या होता है, ये हमारी पहला एनर्जी लेवल है ना, जब हमारा परमाणु हायर एनर्जी लेवल से n से या तो 1 में आए, या फिर आपका 2 से या तो 1 में आए, या 3 से 1 में आए, या 4 से 1 में आए। बच्चों जो लाइमन सीरीज़ थी, लाइमन सीरीज़ में हमने क्या देखा कि जो परमाणु हमारा किसी भी हाई एनर्जी लेवल से जब पहले वाले में जाएगा, 2 से 1 में जाए, 3 से 1 में जाए, या 4 से 1 में जाए, तो हमारी क्या बनेगी, लाइमन सीरीज़ बनेगी। इसी तरीके से बामर में क्या होगा, जब वो किसी भी हायर एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में आता है, 3 से दूसरे में जाए, 4 से 2 में जाए, या 5 से 2 में जाए, या फिर 6 से 2 में जाए, तो हमारी बामर सीरीज़ बनेगी। पार्शियल सीरीज़ कब बनेगी, जब हमारा परमाणु किसी भी हाई एनर्जी लेवल से थर्ड वाले एनर्जी लेवल में आता है, 4 से थर्ड में जाता है, 5 से थर्ड में जाए, 6 से थर्ड में जाए, 7 से थर्ड में जाए, तो हमारी पार्शियल सीरीज़ बनेगी। ब्रैकेट कब बनेगी, जब किसी भी हाई एनर्जी लेवल से फोर्थ में जाता है, जैसे कि 5 से 4 में, 6 से 4 में, 7 से 4 में, तो ब्रैकेट बनेगी। फुल्ड कब बनेगी, जब वो किसी भी हाई एनर्जी लेवल से फिफ्थ एनर्जी लेवल में आता है, ठीक है, यानी कि 6 से 5 में आता है, 7 से 5 में आता है, 8 से, 9 से, 11 से, 12 से जब 5 में आएगा तो क्या बनेगी, फुल सीरीज़ मिलेगी। ठीक, तो इस प्रकार से बच्चों आप लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 सीरीज़ पढ़ी, लाइमन सीरीज़, बामर सीरीज़, पार्शियल सीरीज़ और ब्रैकेट ऑफ फुल सीरीज़। अब इनके लिए डेरिवेशन हम कैसे करेंगे देख लो। हमने माना कि ये 2 एनर्जी लेवल हैं, इनकी जो एनर्जी हमने E1 और E2 मान ली, इनके नाम हमने मान ली N1 और N2। ये परमाणु हमारा हाई एनर्जी लेवल में, जब हायर से लोअर में आएगा तो वो इन ऊर्जाओं के अंतर के बराबर के तरंगदैर्घ्य को उत्सर्जित करेगा, जिसको हम स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं। तो उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी, जो फोटोन निकला उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी, जो रेखाएं हमको मिल रही स्पेक्ट्रम में उनकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी, तो उन ऊर्जाओं के अंतर के बराबर हम ले लेंगे। तो जो फोटोन होगा hν, क्योंकि वो भाई जो ऊर्जा अवशोषित होगी या उत्सर्जित होगी फोटोन के रूप में ही होगी, तो इन ऊर्जाओं का अंतर इस फोटोन hν के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से न्यू बराबर क्या हो जाएगा, h को हमने इसके नीचे ले लिया, E2 - E1/h। अब यहाँ पर मुझे E2 की वैल्यू रखनी है बच्चों। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि En बराबर होता है माइनस का RHc/n²। तो अगर दूसरे एनर्जी लेवल के लिए निकालना है तो हम N2 रख देंगे, और पहले वाले की निकालना है तो N1 रख देंगे। ठीक, तो हमने ये यहीं पर ये चीज़ यहाँ पर मैंने सीधे डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर दी है। तो E2 के लिए माइनस के RHc/n2², ये साइन माइनस का है, यहाँ माइनस आ गया, ब्रैकेट। अब E1 की वैल्यू माइनस के RHc/n1²। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, RHc को मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ से क्या बचेगा, माइनस के 1/n2² प्लस ये बचा 1/n1²। ये h से h मेरा कट गया। अब न्यू की जगह आवृत्ति, न्यू हमारी यहाँ क्या है, आवृत्ति, और आवृत्ति बराबर होता है 4/तरंगदैर्घ्य, यानी कि c/λ, c कट जाएगा। यहाँ बचेगा मेरा फॉर्मूला 1/λ = R 1/n1² माइनस 1/n2², जहाँ R मेरा क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, लाइमन सीरीज़ के लिए बच्चों सबसे पहले निकालेंगे। तो लाइमन सीरीज़ क्या होती है, लाइमन सीरीज़ में जो परमाणु होता है वो हमारा फॉर्मूला हमारा ये आ गया। लाइमन सीरीज़ में परमाणु हमारा किसी भी हाई एनर्जी लेवल से दूसरे से पहले में आएगा, तीसरे से पहले में आएगा, चौथे से पहले में आएगा। तो जो N1 की वैल्यू बच्चों वो क्या है हमारी 1,
क्योंकि वो किसी भी एनर्जी लेवल से किस में आ रहा है, 1 में। और N2 की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है, भाई सेकंड से आ सकता है, थर्ड से आ सकता है, फोर्थ से आ सकता है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, N1 की वैल्यू तो यहाँ पर 1 हो जाएगी और N2 की वैल्यू यहाँ N2 स्क्वायर ही रखेंगे, यहाँ N2 की वैल्यू 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है। अगर आप पहली लाइमन सीरीज़ निकालोगे तो यहाँ N2 की वैल्यू को 2 रखोगे, लाइमन श्रेणी की लाइमन सीरीज़ की दूसरी तरंग को निकालते तो 3 रखोगे, तीसरी को निकालोगे तो 4 रखोगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर तरंग की वैल्यू को निकाल सकते हो। अब जो लाइमन सीरीज़ होती है, लाइमन सीरीज़ में जो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाएं होती है वो हमें पराबैंगनी भाग में मिलती हैं, अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलती हैं। और इस जो श्रेणी है इसकी सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य हमको किसके लिए मिलेगी, n=2 के लिए मिलेगी। और तरंगदैर्घ्य कितनी होगी, 1 to 1216 एंगस्ट्रॉम होगी। और सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य n=∞ के लिए मिलेगी 912 एंगस्ट्रॉम। इसी तरीके से बामर सीरीज़ क्या होती है बच्चों, बामर सीरीज़ में जो परमाणु होता है हमारा वो किसी भी हायर एनर्जी लेवल से किस में आता है, दूसरे ऊर्जा स्तर में वापस आता है। तो यहाँ पर N1 की वैल्यू तो हमारी 2 हो जाएगी और N2 की वैल्यू 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है, भाई तीसरे से दूसरे में आ सकता है या फिर आपका चौथे से दूसरे में आ सकता है। तो यहाँ पर N1 को हम 2 रखेंगे और N2 को N2 स्क्वायर रखेंगे और N2 का मान 3, 4, 5, 6 यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अब जो बामर सीरीज़ में जो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम जो होता है उसकी रेखाएं हमको स्पेक्ट्रम के विजिबल पार्ट में, दृश्य भाग में मिलती हैं। और सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य किसके लिए मिलेगी, n=3 के लिए, और इसका मान कितना होगा 6563 एंगस्ट्रॉम। और सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य इन्फाइनाइट के लिए मिलेगी और इसकी वैल्यू होगी 3646 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद आती है पाश्चन सीरीज़। पाश्चन सीरीज़ में क्या होता है, जो परमाणु हमारा होता है वो किसी भी हायर एनर्जी लेवल से थर्ड में आता है। आप लोगों ने देखा भी था, यहाँ पर डायग्राम दिखाया था हमने। पाश्चन में देखो, लाइमन में क्या था, किसी भी हाई एनर्जी लेवल से 1 में आ रहा था, बामर में किसी भी हाई एनर्जी लेवल से 2 में आ रहा था, पाश्चन में किसी भी हाई एनर्जी लेवल से थर्ड में आता है, ब्रैकेट में किसी भी हाई एनर्जी लेवल से फोर्थ में आता है। और जो फुंड होती है उसमें किसी भी हाई एनर्जी लेवल से 5वें एनर्जी लेवल में आया था। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है कि हाई एनर्जी लेवल से थर्ड एनर्जी लेवल में आया। तो N1 की वैल्यू तो मेरी 3 हो गई क्योंकि थर्ड में आया, और N2 की वैल्यू क्या होगी 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है भाई, ठीक। तो वो हमने फॉर्मूले में यहाँ पर रख दिया, N1 की जगह 3 रख दी और ये N2 स्क्वायर रखा है, N2 का मान 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया हमारा पाश्चन श्रेणी में, ये फॉर्मूला आपका किसके लिए बन गया, वेव नंबर के लिए, तरंगदैर्घ्य के लिए बन गया। और जो पाश्चन श्रेणी में उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं होती हैं वो हमको अवृत भाग में, इंफ्रारेड रीजन में मिलती हैं। और इस श्रेणी की जो सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य होती है वो n=4 के लिए मिलती है और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 18752 एंगस्ट्रॉम। और सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य इन्फाइनाइट के लिए मिलती है और वो होती है 8204 एंगस्ट्रॉम, ठीक। अब ब्रैकेट में आते हैं। ब्रैकेट में मैंने बताया भी आपको कि किसी भी हायर एनर्जी लेवल से फोर्थ एनर्जी लेवल में आएगा। जब फोर्थ में आएगा तो N1 की वैल्यू तो हमारी हो जाएगी 4 और N2 की वैल्यू यहाँ पर 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकती है। जो फॉर्मूला हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, 1/λ=r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर होता है। तो हो जाएगा r, N1 की जगह 4 रख देंगे तो हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ पर N2 की वैल्यू 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकती है, ठीक। अब जो ब्रैकेट सीरीज़ में जो हमको स्पेक्ट्रम रेखाएं मिलती हैं, ब्रैकेट सीरीज़ में भी हमको स्पेक्ट्रम रेखाएं अवृत भाग में प्राप्त होती हैं, अवृत भाग में प्राप्त होती हैं। और सबसे बड़ी जो तरंगदैर्घ्य होती है, सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य यहाँ पर हमको किसके लिए मिलेगी, ब्रैकेट में n=5 के लिए मिलेगी। और इसकी जो वैल्यू होती है n=5 के लिए वो 40,515 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक। और सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य n=∞ के लिए मिलती है और इसकी जो वैल्यू होती है वो 14,585 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक। इसके बाद आता है आपकी फुंड श्रेणी। फुंड श्रेणी में जो परमाणु होता है वो हमारा किसी भी हायर एनर्जी लेवल से किस में आएगा, 5th एनर्जी लेवल में आएगा, ठीक है। किस में आएगा, 5th एनर्जी लेवल में आएगा। तो जो फॉर्मूला बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, N1 तो हमारा हो गया 5
और N2 इज इक्वल टू क्या होगा 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। तो 1/λ इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, जहाँ N2 इज इक्वल टू 6, 7, 8 डैश डैश डैश। ठीक, अब ये जो हाँ ये सीरीज भी हमको किस में मिलती है, ये भी हमको इंफ्रारेड में मिलती है बच्चों। पास्शन, ब्रैकेट, फुंड, ये तीनों किस में मिलती है, इंफ्रारेड में। बामर मिलती है विजिबल में, और जो लाइमन थी वो मिलती है हमको अल्ट्रावायलेट में। तो ये भी हमारी अवरक्त भाग में प्राप्त होगी, अवरक्त भाग अवरक्त भाग में स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती हैं। ठीक, सबसे बड़ी जो तरंगदैर्घ्य होगी, सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य हमको किसके लिए मिलेगी, n इज इक्वल टू 6 के लिए मिलेगी, और इसकी जो वैल्यू होगी 74,584 एंगस्ट्रॉम होगी। और सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य मिलेगी वो n इज इक्वल टू इनफाइनाइट के लिए मिलेगी, और इसकी जो वैल्यू होगी वो 22,789 एंगस्ट्रॉम होगी। ये बच्चों आप इसमें N2 की वैल्यू को 6 रखकर सॉल्व करोगे ना, ये R रह गया है इसमें, जब N2 की वैल्यू को 6 रखकर सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, और जब N2 की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे तो ये मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों ये हमारी क्या हो गई, सीरीज़ हो गई सारी। तो आप लोगों ने क्या देखा कि जो लाइमन सीरीज़ होती है हमारी, लाइमन श्रेणी, ये किस भाग में मिलती है, ये आपकी पराबैंगनी भाग में मिलती है। जो बामर सीरीज़ होती है ये स्पेक्ट्रम, इस श्रेणी की रेखाएं हमको दृश्य भाग में मिलती हैं। पास्शन, ब्रैकेट, फुंड, इन सब की किस में मिलती है, अवरक्त भाग में। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पास्शन भी अवरक्त में मिलता है, ब्रैकेट भी अवरक्त में मिलता है, और फुंड श्रेणी भी हमको अवरक्त भाग में मिलती है। ठीक, तो ये बच्चों ये डायग्राम, ये जो हमने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, इस तरीके से आप बनाएंगे पूरा, और ये आपका एनर्जी लेवल डायग्राम एग्जाम में आता है। और इस तरीके से पूरा क्वेश्चन जो भी मैंने लिख के बताया, इस तरीके से आपको हर श्रेणी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी लेवल निकालना पड़ेगा उनके लिए, किस सीरीज़ में, और सबसे छोटी सबसे बड़ी सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी। तो इस एनर्जी लेवल डायग्राम का बच्चों आप प्रैक्टिस करिएगा। ये एनर्जी लेवल यहाँ डायग्राम आपको यहाँ पर दिया गया है। ये हमारी लाइमन सीरीज़ है, किसी भी हाई एनर्जी लेवल से पहले एनर्जी लेवल में, बामर होती किसी भी हाई एनर्जी लेवल से सेकंड में, पास्शन होती किसी भी हाई एनर्जी लेवल से थर्ड में, ब्रैकेट होती किसी भी हाई एनर्जी लेवल से फोर्थ में, और फुंड होती है किसी भी हाई एनर्जी लेवल से फिफ्थ श्रेणी में।